नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज से हम रिकंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज जो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था एमपी जुडिशरी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 2015 का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया था। इस बार हम लोग डील करेंगे 2016 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था मध्य प्रदेश जुडिशरी का, हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। 2016 तक मध्य प्रदेश लगभग 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं थे, लेकिन 2017 के बाद पैटर्न चेंज हो गया और एग्जाम्स में मोर देन 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 2016 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो 100 क्वेश्चंस इसमें हैं। इस पहले वीडियो में हम लोग डील करेंगे स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे आगे के 50 क्वेश्चन। तो इस 50 क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डीपली, बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस करेंगे और जितने भी इसके एडिशनल क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। तो दोस्तों, पहली सफलता पे ही नहीं रुकना है आपको। अगर प्रीलिम्स आप लगातार दे रहे हैं, मेंस नहीं हो रहा है और इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि बस पीटी क्वालिफाई कर गए तो वहीं पर आपको रुकना है, मेंस हो गया तो भी रुकना है। आपको फाइनल सिलेक्शन जब तक नहीं लेना है तब तक आपको अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को, अपनी एजुकेशन को बंद नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन व्हिच केस अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स टू द इफेक्ट वेयर सच अमेंडमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ। कौन कौन सा है? तो आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, 73, 162 और आर्टिकल 241। ऑप्शन 2 क्या है? तो एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ऑप्शन 3 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। एंड ऑप्शन 4 है प्रोविजन रिलेटिंग टू पार्ट 12 चैप्टर 1। तो विकल्प के तौर पे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन 1 हमारा डील करता है ओनली 1 and 2, ऑप्शन 2 1, 2 and 3, ऑप्शन 3 ओनली 3 and 4 एंड ऑप्शन 4 2, 3 and 4। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किस प्रोविजन के संविधान संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन जरूरी है, टू बी रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, 2 and 3। ये ऑप्शन 1, 2 and 3 ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इन तीनों प्रोविजन का जब अमेंडमेंट होगा तब हमारे संविधान में हाफ ऑफ द स्टेट, आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अमेंडमेंट का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 368 हमारा डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। और आर्टिकल 54 क्या है? तो आर्टिकल 54 डील करता है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 क्या है? तो आर्टिकल 55 हमारा डील करता है मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का मैनर क्या होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। आर्टिकल 73 क्या है? तो आर्टिकल 73 हमारा है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और आर्टिकल 162 क्या है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 162 में दिया गया है। और आर्टिकल 241 हमारा डील करता है हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट का प्रोविजन आर्टिकल 241 दिया गया है। तो हम लोग एक बार फिर से सारे आर्टिकल डील कर लेते हैं। तो आर्टिकल 368 हमारा डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। आर्टिकल हमारा 55 डील करता है मैनर ऑफ, आर्टिकल 54 डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 है हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 162 में दिया गया है। आर्टिकल 241 हमारा डील करता है हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज।
और ऑप्शन बी क्या है, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि देखिए हम लोग सारे ऑप्शन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो एक ही बन रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन हम इसको कवर कर सकते हैं, इसका पोस्टमार्टम करके हम सारे क्वेश्चन को आंसर को जानेंगे। तो हो सकता है इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पीटी के एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। तो हमारा शेड्यूल 7 डील क्या करता है, तो 7th शेड्यूल हमारा डील करता है लिस्ट से, कि सूची मतलब विषय कितने होंगे। तो यूनियन लिस्ट एक है कंकरेंट लिस्ट है और एक है स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में इस समय 100 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप्लाई हुआ था तो उस समय 97 लिस्ट थे। और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो कंकरेंट लिस्ट में अभी 52 हैं, पहले थे 47। और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, अभी 61, अब पहले कितने थे 66। ठीक है। और ये ऑप्शन 3 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, मतलब इन तीनों प्रोविजन का जब अमेंडमेंट करना होगा पार्लियामेंट को तो आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। और पार्ट 12 हमारा क्या डील करता है, तो पार्ट 12 हमारा डील करता है आर्टिकल्स ऑन फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which among the following is not a fundamental right? इनमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्शन 1 राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बिल्कुल है। ऑप्शन 4 क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आर्टिकल 39 हमारा डील करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जिसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1, 2, 3। तो ये हमारा तो फंडामेंटल राइट है ही है। और ओनली 1 ये भी गलत है, ओनली 4 तो ये सही है। तो ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल हमारा 14 to 18 डील करता है राइट टू इक्वलिटी से। दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 to 28 हम डील करता है हमारा राइट टू रिलीजन से। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। ठीक है, हम लोग चौथे ऑप्शन में डिस्कस ही कर लिए कि ये फंडामेंटल राइट ना होकर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 39A हमारा प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides with regard to the administration of tribal areas of some states have been made, which of the following states is not included। तो हमारा जो शेड्यूल 6 है क्या डील करता है, तो वो कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रोविजन बनाए गए हैं। तो 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट हैं, तो इसमें ऑप्शन 1 मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मणिपुर नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो 6th शेड्यूल बेसिकली इट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। इनका ऑपरेशन 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। 7th शेड्यूल में क्या है, तो 7th शेड्यूल हम लोगों ने देखा ही है। 7th शेड्यूल में लिस्ट का प्रोविजन है। और शेड्यूल 8 में क्या है, तो 8 में लैंग्वेज है, भाषा। तो इन सारे शेड्यूल को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 हमारा किससे रिलेट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 डील करता है हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इजी क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज सब्जेक्ट टू हिच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा CRPC किसके थ्रू गवर्न होता है, किस सब्जेक्ट में ये, तो सेंट्रल लिस्ट है, गलत। स्टेट लिस्ट है, गलत। रेजिडियल लिस्ट है, ये भी गलत है। तो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इस पर जो लॉ बनाने की शक्ति है सेंटर को भी है और स्टेट को भी है। तो ये किस में कवर होगा, ये
कंकरेंट लिस्ट में कवर होगा। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट किस में है, तो 7th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए लास्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डील करते हैं। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ए कोर्ट मे नॉट इशू ए कमीशन, ऑप्शन 1 फॉर elucidating any matter in dispute, option 2 for ascertaining the market value of any property, option 3 for assessing the amount of any mean profit or damages, option 4 for framing of issue। तो करेक्ट आंसर क्या है, for framing of issues। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी प्रोविजंस रिगार्डिंग ए सूट बाय इंडिजेंट पर्सन हैव बीन गिवन, यानी कि सीपीसी के किस ऑर्डर में इंडिजेंट पर्सन का प्रोविजन किस ऑर्डर में दिया गया है, तो ऑर्डर 33 में इंडिजेंट पर्सन का प्रोविजन दिया गया है। चलिए अब इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हम लोग सीपीसी में बेसिकली ऑर्डर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, लिटरली पूछा जाता है कि इस ऑर्डर में क्या दिया गया है। तो हम करीब 8-10 क्वेश्चन सीपीसी के इसमें दिए गए हैं, तो 8-10 क्वेश्चन में से जितने इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो सकते हैं हम लोग हर एक क्वेश्चन में डील कर लेंगे। तो आर्टिकल 33 हमारा क्या है, तो सूट बाय इंडिजेंट पर्सन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑर्डर 9 क्या है, चलिए ऑर्डर 9, तो ऑर्डर 9 हमारा करता है, डील करता है अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस इन सिविल सूट। ठीक है, ऑर्डर 20 देखते हैं। ऑर्डर 20 क्या है, तो जजमेंट्स एंड डिक्री डील करता है ऑर्डर 20। ऑर्डर 30 देखते हैं। ऑर्डर 32, तो ऑर्डर 32 हमारा है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के लिए ऑर्डर 32 प्रोविजन देता है। ऑर्डर 33 क्या है, तो प्रोविजंस रिगार्डिंग सूट बाय इंडिजेंट पर्सन्स। ओके, चलिए एक ऑर्डर और देखते हैं, ऑर्डर 21। ऑर्डर 21, तो ऑर्डर 21 क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। अंडर ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी अगेंस्ट व्हिच ऑर्डर एन अपील शैल नॉट लाई, तो ऑप्शन 1 क्या है, एन ऑर्डर टू सेट aside for refusing to set aside a sale, option 2 an order rejecting an application for permission to sue an indigent person, option 3 an order on an objection to the draft of a document, option 4 when the subordinate court has exercised its jurisdictions legally or with material irregularities। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 है। तो ऑर्डर 43 हमारा क्या डील करता है बेसिकली, तो ऑर्डर 43 डील करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है विच प्रोविजंस या फिर ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस। तो ऑर्डर कौन कौन से हैं, ऑर्डर 5 है, ऑर्डर ऑप्शन बी ऑर्डर 10, ऑप्शन 3 ऑर्डर 4, ऑर्डर 16, ऑप्शन 4 ऑर्डर 21। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑर्डर 16 हमारा डील करता है समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेज। चलिए पहला देख लेते हैं ऑर्डर 5 में क्या है, तो ऑर्डर 5 हमारा क्या है, तो इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 10 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी बाय द कोर्ट, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। ऑर्डर 16 हम लोग देखे, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। एंड ऑर्डर 21 क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच प्रोविजंस और ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी डील्स विद प्रोडक्शन इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन हम लोग कवर किए, लगभग जितने से क्वेश्चन है सीपीसी पूछे जा रहे हैं सीधा ऑर्डर से ही पूछे जाते हैं। ऑर्डर्स पूछे जाते हैं या तो डायरेक्ट सेक्शन पूछ ले जाते हैं, रेस सब जुडिस किस में है, रेस सब जुडिकेटा किस में होता है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा होता है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और सेक्शन हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में, चाहे यूपी जुडिशरी का हो,
चाहे एमपी जुडिशरी का हो, चाहे दिल्ली जुडिशरी का हो, लगभग सारे एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस हैं सीपीसी के या फिर हमारे प्रोसीजरल लॉ के या सब्सटैंटिव लॉ के, वो क्वेश्चन लगभग हर एक स्टेट में पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप एमपी जुडिशरी के दृष्टिकोण से आप इसको देख रहे हैं, हर एक दृष्टिकोण से आप इसको देखेंगे। एमपी के लिए देखेंगे, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, सारे स्टेट में लगभग ये सारे एग्जाम्स बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे ऑर्डर्स को, सारे सेक्शंस को, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुल्ली देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन 10 डील करता है विच प्रोविजंस ऑफ सीपीसी डील्स विद प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन 1 क्या है? ऑर्डर 13 में ये डील करता है। चलिए ऑर्डर 5 हम लोग देखते हैं। ऑर्डर 5 क्या है? इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ऑर्डर 17 क्या है? तो एडजॉर्नमेंट है। एडजॉर्नमेंट मतलब कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड एडजॉर्नमेंट हियरिंग, ठीक है। ऑर्डर 24 क्या है? तो पेमेंट इनटू कोर्ट्स है, पेमेंट इनटू कोर्ट्स, ठीक है। ऑर्डर 13 क्या है? प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑर्डर 5 क्या है? इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 17 है एडजॉर्नमेंट। ऑर्डर 24 है पेमेंट इनटू कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। अंडर सीपीसी ए लिटिगेंट हैविंग ए grievance of civil nature has a right to institute a civil suit if cognizance is। ऑप्शन 1 क्या है? Not expressly barred। ऑप्शन B impliedly barred। ऑप्शन 3 expressly and impliedly barred। ऑप्शन 4 none of the above। तो सही आंसर क्या है? तो not expressly barred, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंडर सीपीसी defendant can ask for temporary injunction against the plaintiff if कब कब? तो ऑप्शन 1 plaintiff threatens the accused to dispossess him from the sued property। ऑप्शन B the plaintiff threatens to dispute of the property with a view to defrauding his creditors। ऑप्शन 3 if property in disputes in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated, ठीक है। ऑप्शन 4 डिफेंडेंट थ्रेटन्स द प्लेंटिफ टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो अंडर सीपीसी 1908 ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टी, ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टी टू द सूट बिटवीन द कंक्लूजन द हियरिंग एंड द प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट द सूट क्या होगा? ऑप्शन 1 shall await। ऑप्शन B shall not await। ऑप्शन 3 may await with the permission of the court। ऑप्शन 4 may await with the consent of the other party। तो ऑप्शन B is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 14 अंडर CPC who is not exempted from personal appearance in civil suits। ऑप्शन 1 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन B मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ऑप्शन 3 जजेज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑप्शन 4 चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेयरमैन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उन्मुक्त नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर पर्सनल अपीयरेंस सिविल कोर्ट में होता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसमें एग्जेम्पशन दिया गया है, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है, बट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंडर ऑर्डर रूल 1 ऑफ सीपीसी ए माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट अटेंड हिज मेजोरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ। अगर कोई बच्चा मेजोरिटी में नहीं है, अगर उसका क्वेश्चन जनरेट होता तो किस एक्ट के थ्रू उसको गवर्न किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 क्या है? जुवेनाइल जस्टिस कोड। ऑप्शन बी सिविल प्रोसीजर कोड। ऑप्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट एंड ऑप्शन 4 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट के थ्रू हम डील करते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का अगर एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको कवर करते हैं, उसमें जो जो प्रोविजन दिए गए हैं। और एक चलिए बताइए ऑर्डर 32 में क्या है? ऑर्डर 32 में लास्ट में हम लोग पढ़ाए हैं ना। ऑर्डर 32 में कमेंट करके बताइए कि क्या 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 प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। Which among the following is false statement about the term clog on redemption?
चलिए अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चंस आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मॉर्गेज और मॉर्गेजी में अगर क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट टू सब्रोगेशन, क्लॉज ऑन रिडेम्पशन, मॉर्गेज के प्रकार कौन कौन से हैं, किस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सबको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो क्लॉज ऑन रिडेम्पशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है? तो ऑप्शन 1 है इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, ऑप्शन बी इट इज स्टैट्यूटरी राइट, ऑप्शन 3 इट कैन बी फेटेड बाय एनी कंडीशन, ऑप्शन 4 एनी कंडीशन कंटेन्ड इन मॉर्गेज डीड व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट द राइट ऑफ रिडेम्पशन विल बी नल एंड वाइड। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लॉज ऑन रिडेम्पशन होता क्या है। तो सेक्शन 60 आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा कवर करता है क्लॉज ऑन रिडेम्पशन से। तो मॉर्गेजर जब मॉर्गेजी को लोन चुका देता है तो मॉर्गेजी उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसको वापस करने के लिए वो बाध्य है, उसको वापस करेगा वो। मतलब ऐसी कोई शर्त जो मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी वापस पाने से रोके, उससे ही क्लॉज ऑन रिडेम्पशन कहा जाता है। समझ में आया? और इसका एक इम्पॉर्टेंट केस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट केस है नोक्स वर्सेस राइस का। सेक्शन 60 का इम्पॉर्टेंट केस है नोक्स वर्सेस राइस, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली ये सेक्शन 60 जो है ये इक्विटी कोर्ट का प्रिंसिपल है, राइट टू इक्विटी का प्रिंसिपल है कि किसी मॉर्गेजर के जो राइट हैं उसको वहाँ से ख़त्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मॉर्गेजर किस में डिफाइंड है, मॉर्गेजी किस में डिफाइंड है, किस सेक्शन के थ्रू ये गवर्न होता है? तो सेक्शन 58 हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक डील करता है मॉर्गेजर से। तो सेक्शन 58 क्या क्या डिफाइन करता है? तो मॉर्गेज डिफाइन करता है, मॉर्गेजर को डिफाइन करता है, मॉर्गेजी कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, मॉर्गेज मनी क्या होता है, मॉर्गेज डीड, इन सारी चीज़ों को सेक्शन 58 में डिफाइन किया गया है। और इसके साथ साथ में ही इसमें टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बताए गए हैं कि कौन कौन से मॉर्गेज के टाइप हो सकते हैं। तो हमारा सेक्शन 58B से, ठीक है, B, C, D, E, F, G इन सब में मॉर्गेज के टाइप बताए गए हैं। तो सेक्शन 58B क्या है? तो मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज बताता है, ठीक है। 58C में क्या है? 58C में है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। देखिए हमारी इसमें लिखने बनता नहीं है बहुत ज़्यादा, इसमें टाइम भी लिखना में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप सभी लोग उसको अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे तो आपको नोट्स, आपका बेहतरीन एक नोट्स भी बन जाएगा और एग्जाम के पहले आप उसको बहुत ही कम समय में आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बी में क्या है? सिंपल मॉर्गेज है, सी में है कंडीशनल मॉर्गेज, और डी में क्या है? तो डी में है मॉर्गेज यूसुफैक्चरी मॉर्गेज, मतलब भोग विलास का जो मॉर्गेज होता है वो यूसुफैक्चरी मॉर्गेज है। ई क्या है? तो इंग्लिश मॉर्गेज है। आपको कैसे याद रखना है? तो ई से इंग्लिश मॉर्गेज होता है, सी से कंडीशनल सेल होता है, ठीक है। एफ में क्या है? तो सेक्शन 58F में है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। जब टाइटल डीड को डिपॉजिट करके यानी जमा करके जो मॉर्गेज लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। और लास्ट मॉर्गेज कौन सा है? तो सेक्शन 58G हमारा डील करता है एनामोलस मॉर्गेज से। एनामोलस मॉर्गेज कौन से होते हैं? तो ऐसे मॉर्गेज जो ऊपर के पांचों मॉर्गेज नहीं होते हैं वो एनामोलस मॉर्गेज होता है। आज समझ में आई? मतलब वो ना सिंपल मॉर्गेज होगा, ऐसा कोई मॉर्गेज आप बना रहे हो, मॉर्गेज डीड बना रहे हैं जो ना सिंपल मॉर्गेज क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ना मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का, ना यूसुफैक्चरी मॉर्गेज का, ना इंग्लिश मॉर्गेज का, ना मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो वो जो बचता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉर्गेज ऑफ एनामोलस, ठीक है। मतलब विलक्षण प्रकार का जो मॉर्गेज होगा, अलग प्रकार का, इसका लेबल ही अलग होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे एनामोलस मॉर्गेज। और जब सबसे अलग है, सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट सेक्शन उसको डिफाइन भी किया गया है सेक्शन 58G में, एनामोलस यानी एनामोलस जी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सेक्शंस क्लियर हो जाएंगे, बस एक दो बार वीडियो को देखिएगा। अगर देखिए चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक कप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए और उसके बाद फिर आराम से कंटिन्यू करिए, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हैं
2016 से लेकर के 17, 18, 19, 20 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। घूम घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन आपके यही फिर से एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन सारे ऑप्शन को, सारे क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसीलिए हम सारे क्वेश्चन का जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आयोग पूछ सकता है, तो हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही डीपली डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि टाइम तो जाता ही है, घंटा 2 घंटा वीडियो बनाने में जा रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि ये वीडियो आधे घंटा 1 घंटे का। अगर आपको कंटेंट लगता है, आपको 1 घंटे देने के बाद कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप टाइम दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17 क्या कहता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। अगर आप लास्ट के हमारे वीडियो देखे होंगे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो हम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए। तो लास्ट के हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2015 के और 2000 प्री के लिए मॉक टेस्ट मैंने जो कवर किए थे, उन सारे क्वेश्चन भी सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप एक बार उसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। तो होल्डिंग ओवर का इफेक्ट क्या होगा, तो होल्डिंग ओवर ऑप्शन 1 क्या है, द लीज बिकम्स इलीगल। ऑप्शन बी, द लीज इज रिन्यूड। ऑप्शन 3, द लीज बिकम्स एक्सटिंग्विश्ड। ऑप्शन 4, द लीज बिकम्स वाइड। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो लीज इज रिन्यूड। जब होल्डिंग ओवर किया जाता है तो लीज क्या होता है, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो रिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो लीज, अब लीज समझ लेते हैं क्या होता है। तो लीज हमेशा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज होता है। ठीक है, अगर वही मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेलमेंट बोलेंगे। बेलमेंट सेक्शन 148 हमारा डील करता है बेलमेंट। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं जो आपको हमेशा पीटी मिलने वाला है लीज से। ठीक है, तो लीज सबसे पहले डिफाइन किसमें किया गया है, तो सेक्शन हमारा 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है, लीज को डिफाइन करता है। और साथ में क्या क्या डिफाइन करता है, लेसर, लेसी, प्रीमियम और रेंट। लेसर, लेसी, प्रीमियम एंड रेंट, इन चारों का वो डिफाइन करता है वो। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 107 हमारा क्या डील करता है, तो लीज हाउ मेड, यानी लीज कैसे बनाई जाएगी। तो सेक्शन 107 डील करता है लीज हाउ मेड। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 111 इंपॉर्टेंट है, और ये चारों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 105, 107, 111 और एक सेक्शन है 116। ठीक है, तो 111 क्या हमारा डील करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज यानी कि जो लीज हम कर रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लीज बना रही है, तो इसका निपटारा कैसे खत्म होगा, तो ये सेक्शन 111 इसका प्रोविजन बताता है। और सेक्शन 116 क्या है, तो सेक्शन 116 हमारा है इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। होल्डिंग ओवर का इफेक्ट क्या होता है, तो ये रिन्यू हो जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, अगर 6 महीने का लीज है तो 6 महीने के अकॉर्डिंग वो रिन्यू हो जाएगी। 1 साल की लीज है तो 1 साल की रिन्यू हो जाएगी। 15 दिन की है तो 15 दिन की रिन्यू हो जाएगी। तो जैसा आपका टर्म्स होगा पहले का, उसके अकॉर्डिंग वो रिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए अब होल्डिंग ओवर होता क्या है, एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए होल्डिंग ओवर मतलब होता है कि आपने कोई लीज किया, लीज का टर्म्स है जो आज खत्म हो जा रही है। ठीक है, अगर आज लीज का टर्म्स खत्म हो जा रहा है, 29/3/2022 को खत्म हो जा रही है, लेकिन 30 तारीख को भी जो आपने पैसे हैं या फिर जो चीज़ें हैं आप उसको सर्विस वही प्रोवाइड कर रहे हैं और जो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले रही है, तो ये माना जाएगा कि लीज का होल्डिंग ओवर हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप उसने आपका जो बेनिफिट है वो गेन कर लिया। आपके कमरे किराया आज खत्म हो रहा है, कमरा मालिक आपने आपको नोटिस नहीं दिया कि आप कमरा खाली करिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ का भी पेमेंट वो ले लेता है, तो ये माना जाएगा कि वो जो लीज है वो रिन्यू हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं होल्डिंग ओवर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कन्वे टाइटल्स। तो टाइटल कौन नहीं कन्वे करता, ऑप्शन 1 रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीड, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड विल, ऑप्शन 3 रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, ऑप्शन 4 रजिस्टर्ड सेल डीड। तो करेक्ट आंसर क्या है, रजिस्टर्ड विल। रजिस्टर्ड विल जो होता है वो टाइटल को कोई कन्वे नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Within the meaning of section 51 of the Transfer of Property Act 1882, the transferee क्या करेगा, is not entitled to value of improvements. Option B is entitled to value of improvements.
ऑप्शन 3 हैज कंडीशनल एंटाइटलमेंट टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इज एंटाइटल टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसमें से। ठीक है, सेक्शंस हम लोग देखते हैं 52 में क्या है, 53 देख लेते हैं, 53A है, ठीक है, और 54 एक है उसको देख लेते हैं, और सेक्शन 55, इन सारे सेक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन 52 है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस का प्रोविजन सेक्शन 52 में है। सेक्शन 53 है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, सेक्शन 53A में है पार्ट परफॉर्मेंस, और सेक्शन 54 में है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। इन सारे सेक्शंस का जो मार्जिनल नोट्स है आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्शन 55 एक देख लेते हैं। सेक्शन 55 हमारा डील करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। सेक्शन 58 में हम लोगों ने देखा ये भी लास्ट क्वेश्चन में मॉर्गेज को डिफाइन करता है। सेक्शन 60 क्या है? क्लॉज ऑन रिडेम्पशन है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कवर कर लेते हैं। व्हिच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रिजर्व्स द रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ एंड एक्सक्लूड्स the applicability of section 123 of transfer of property act, which mandates that gift of immovable property must be effected by a registered instrument as stated therein। तो कौन सा सेक्शन हमारा जो है, जो मोहम्मदन लॉ का मोर्टिस काजा, एक सुने होंगे आप लोग, मोर्टिस काजा का प्रोविजन रिलेट करता है। ऑप्शन 1 सेक्शन 126, ऑप्शन 2 सेक्शन 127, ऑप्शन 3 सेक्शन 128 एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 129। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 सेक्शन 129 जो डील करता है डोनेशन ऑफ मोर्टिस कॉजा। चलिए अब जितने सेक्शन हैं हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। तो सेक्शन 126 क्या है? तो व्हेन गिफ्ट्स में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, यानी जब गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक कब किया जा सकता है, तो सेक्शन 126 इसका प्रोविजन बताता है। सेक्शन 127 क्या है? तो सेक्शन 127 है ओनरस गिफ्ट का, यानी ऐसे गिफ्ट जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो उस गिफ्ट का क्या किया जाएगा। एक से अधिक गिफ्ट कर रहे हैं हम, 2 गिफ्ट है, एक गिफ्ट का लोन 5 लाख है, दूसरे गिफ्ट का कोई लोन नहीं है, तो ये प्रोवाइड ये करता है कि मतलब जो 5 लाख का लोन है, दूसरा वाला गिफ्ट, उन दोनों गिफ्ट को आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए भैया, क्योंकि दोनों गिफ्ट क्या है, एक है उसमें से ओनरस है ये। ठीक है, चलिए सेक्शन 128 क्या है? तो यूनिवर्सल डोनी डील करता है। सेक्शन 120 है आपका यूनिवर्सल डोनी है। सेक्शन 126 है व्हेन गिफ्ट्स में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। सेक्शन 127 है ओनरस गिफ्ट का प्रोविजन, और सेक्शन 120 अब डिफाइन किस में है गिफ्ट, तो सेक्शन 122 में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कवर किए, एक 28, 26, 27, सेक्शन 122, मोर्टिस काजा का प्रोविजन, तो 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Which of the following is not a quasi contract? चलिए हम लोग अब कवर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की क्वेश्चन। तो कौन कौन से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं? ऑप्शन 1 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट। ठीक, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स, किसी गिरे हुए सामान को कोई व्यक्ति पा जाता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन 3 है क्वांटम मेरिट, ऑप्शन 4 है नोवेशन। तो इनमें से पूछ रहा कौन से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नोवेशन इज नॉट ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस डेट से इन्फोर्सिबल है। तो 1 सितंबर 1872 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्सिबल है। अब ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट किस सेक्शन में है ये, तो सेक्शन 70 डील करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट। ऑप्शन बी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो ये सेक्शन 71 में बताया गया है।
क्वांटम ऑफ मेरिट क्या होता है? तो क्वांटम ऑफ मेरिट इज ए लीगल एक्शन बेस्ड ऑन इक्विटेबल कंपेंसेशन, ठीक है। और नोवेशन क्या है? तो नोवेशन सेक्शन 62 हमारा डील करता है इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसीजन, अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से है तो उसमें कोई अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? या तो वो नया हो जाएगा, या तो उसमें कुछ अल्टरेशन हो जाएगा, तो रिसीजन हो जाएगा, या फिर अल्टरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे सेक्शंस आपको याद रखिएगा। 70 क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। ऑप्शन बी है 71, सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 62 हमारा डील करता है इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसीजन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 500 bales of cotton to B on a fixed day. A knows nothing of B mode of conducting his business. A breaks his promises and B, having no cotton, is obliged to close his mill. A is responsible for the loss caused to B by the closing of mills. तो करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉस, ठीक है। सेक्शन 73 बेसिकली हमारा डील करता है कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 73 हमारा क्या है? कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से डैमेज होते हैं? तो एक जनरल डैमेज होता है और एक स्पेशल डैमेज होता है। एक सेक्शन है हमारा 74, सेक्शन 74 कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वे पेनल्टी स्टिपुलेटेड। जब दोनों पार्टी ये तय कर लेती हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो कितने रुपए डैमेज देने होंगे, तो ये सेक्शन 74 हमारा इसी अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेज, ठीक है। ये बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये सेक्शन 73 का इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। इलस्ट्रेशन पी में ये इलस्ट्रेशन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। X hires a carriage of Y. The carriage is unsafe, though Y is not aware of it, and X is injured. For the injury to X and Y is, तो कौन X की इंजरी के लिए कौन Y लाइबल होगा कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन 1 लाइबल, ऑप्शन बी नॉट लाइबल, ऑप्शन 3 लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, ऑप्शन 4 नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? लाइबल, ठीक है। एक्स हायर से कैरेज ऑफ वाई, एक्स वाई का जो गाड़ी है उसको हायर करता है। द कैरेज इज अनसेफ, मतलब जो गाड़ी होती है अनसेफ होती है, उसमें कोई डिफेक्ट होता है, एंड वाई उससे अवेयर नहीं होता है, जिससे एक्स को इंजरी हो जाती है। एक्स इज इंजर्ड, फॉर द इंजरी टू एक्स वाई इज लाइबल। तो यहाँ पर वाई की जिम्मेदारी होती है कि जो कैरेज है, जो गाड़ी है, उसको सेफ्टी के अकॉर्डिंग उसको देना, चूँकि इससे एक्स को बिल्कुल अनअवेयर्ड है, तो वाई इज लाइबल फॉर दैट एक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। ए इंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिम 100 bales ऑफ कॉटन, एंड आफ्टर what discovers that B was acting as agent for C, the price of the cotton A may use option 1 only against C, option B only against B, option 3 against B or C or both, option D neither against B nor C। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 अगेंस्ट B और C और both। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गुड्स डिस्प्लेड इन ए शॉप विंडो विथ ए प्राइस लेबल विल अमाउंट्स टू। अब किसी शॉप पे या फिर किसी मॉल में जो गुड्स हैं, कोई आर्टिकल हैं, कपड़े हैं, उस कपड़े पे जो प्राइस टैग लगा होता है, बेसिकली वो क्या होता है? क्वेश्चन बेसिकली यही है। ऑप्शन 1 एन ऑफर, ऑप्शन बी एन एक्सेप्टेंस, ऑप्शन 3 एन इन्विटेशन टू ऑफर, एंड ऑप्शन 4 काउंटर ऑफर। तो करेक्ट आंसर क्या है? एन इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो पूछते हैं ना कि भैया इसका प्राइस टैग कितना है, तो बोलता है 150 रुपये। आपको पसंद आ जाती है, आप बोलते हैं हाँ ठीक है ले लेंगे, हम दे दीजिए। अब तुरंत बोल देता है नहीं 150 का नहीं देंगे हम, तो बोलेंगे अरे भैया तो आप बोले इतने का है, ये तो हमारा एग्रीमेंट हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया।
तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ये सिर्फ क्या है, एन इन्विटेशन टू ऑफर, यानी कि आप आइए और आप ऑफर उस सेलर दुकानदार को दीजिए। तो आप कहें, वो कहेगा 150 रुपये, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है 150 रुपये। अब उसको लगेगा 150 रुपये जेन्युइन है, तो वो 150 रुपये में आपको सेल करेगा, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैकफर्सन वर्सेस जपन्ना केस है ऑफर एंड इन्विटेशन टू ट्रीट ऑफर का। तो ये दोनों केस आपको याद रखना है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर है, मैकफर्सन वर्सेस जपन्ना ऑफर एंड इन्विटेशन टू ट्रीट ऑफर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अंडर सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज ऑप्शन 1 परपेचुअल इंजंक्शन, ऑप्शन बी मैंडेटरी इंजंक्शन, ऑप्शन 3 टेम्पोररी इंजंक्शन, ऑप्शन 4 क्या है, परमानेंट इंजंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, टेम्पोररी इंजंक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब से इन्फोर्सेबल है। तो 1 मार्च 1964 से SRA आपका एप्लीकेबल है। इसमें कितने सेक्शन हैं, तो सेक्शन 44 सेक्शन है टोटल, 8 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है और 3 पार्ट हैं इसके। ठीक है, 44 सेक्शन हैं, 8 चैप्टर हैं और 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 1 मार्च 1964 से ये लागू है। अब टेम्पोररी इंजंक्शन क्या समझ लेते हैं क्या होता है। तो एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, यानी पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान जो इंजंक्शन कोर्ट जारी करता है, ऑर्डर करता है, वो टेम्पोररी इंजंक्शन का होता है। सेक्शन 37 जो कि डील करता है टेम्पोररी इंजंक्शन से। परपेचुअल इंजंक्शन क्या है, तो इट इज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट व्हेन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, कब ग्रांट किया जा सकता है। ऑप्शन 1 टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच वुड बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ऑप्शन बी to prevent on the ground of nuisance an act of which it is reasonably clear that it will be nuisance, option 3 to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced, option 4 when the plaintiff has no personal interest in the matter। तो क्वेश्चन का आंसर है क्या है, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कवर करते हैं। एज पर सेक्शन 40 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंस राइट ऑफ डिफरेंट ऑब्लिगेशन टू द कोर्ट में इन ए प्रॉपर केस, क्या करेगा कोर्ट, कैंसिल इट इज पार्ट एंड अलाउ इट स्टैंड फॉर द रेजिड्यू। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है, कोर्ट कैन कैंसिल इट पार्ट एंड अलो इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू, यानी कि कोर्ट कुछ केस के कुछ पार्ट को कैंसिल कर देगा और बाकी को सस्टेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द ग्रांट ऑफ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द कोर्ट इज क्या, ऑप्शन 1 डिस्क्रिशनरी, ऑप्शन बी मैंडेटरी, ऑप्शन 3 आर्बिट्ररी एंड ऑप्शन 4 ऑब्लिगेटरी। तो करेक्ट आंसर क्या है, डिस्क्रिशनरी। द ग्रांट ऑफ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हम लोग लिमिटेशंस एक्ट में देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। अंडर लिमिटेशन एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड फॉर कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ऑप्शन 1 द डे फ्रॉम व्हिच द पीरियड इज टू बी काउंटेड, उस दिन से जिस दिन से काउंट किया जा रहा है, ऑप्शन बी टाइम टेकन बाय द एडवोकेट टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अपील, ऑप्शन 3 टाइम टेकन टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ जजमेंट ऑर्डर एंड अवार्ड, ऑप्शन 4 टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग लीव टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो इसमें क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टाइम टेकन बाय द एडवोकेट टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द कंप्यूटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फॉर द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट इज ऑप्शन 1 साइंड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, ऑप्शन बी साइंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, ऑप्शन 4 ओरल एग्रीमेंट बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड एंड ऑप्शन 4 ओरल एग्रीमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, whether a court can grant extension of period of limitation under section 5 on the ground of sufficient cause in case of application under order 21 of the CPC? Option 1 no, option B yes, option 3 with the permission of the court and option 4 with the consent of the both party। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 is the correct answer। Court cannot grant extension of period of limitation under section 5 on the ground of sufficient cause in case of application under order 21 of the CPC। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं। If after the tenant has delivered possession on or before the date specified in order under clause G or clause H of subsection A of section 12 of MP Accommodation Control Act, landlord fails to commence the work to repair or building or rebuilding within कितने मंथ के अंदर में? 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ एंड 6 मंथ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विद इन 1 मंथ ऑफ द स्पेसिफाइड डेट्स ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट, court may order landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof। ऑप्शन 3 is the correct answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। अंडर which section MP Accommodation Control Act 1961 is provided for the fixation of provisional rent? तो ऑप्शन 3 is the correct answer। सेक्शन 13(2) में फिक्सेशन ऑफ प्रोविजनल रेंट के बारे में एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ ए लैंडलॉर्ड रिसीव्स एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट एज फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ही शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू। यानी जब कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड रेंट के अलावा और ज्यादा रेंट लेता है जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने निर्धारित किया है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो उसको कितने मंथ की सजा दी जा सकती है? तो ऑप्शन 1 3 मंथ, 3 महीने का, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या फिर 1 मंथ। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 3 मंथ के लिए उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? Which one is not correct answer? कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है? द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी एकोमोडेशन फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। ऑप्शन 1 which is owned by any educational institution, option B which is owned by any religious institution, option 3 which is owned by any charitable institution and option 4 which is owned by any cultural institution। तो ऑप्शन 4 is the correct answer, which is owned by any cultural institution। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। नो सूट फॉर द टेनेंट शैल बी मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 12(1)(e) और 12(1)(f अनलेस ए पीरियड ऑफ कितने दिन का पीरियड? तो 1 ईयर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 ईयर हैज इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूजिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, which revenue officer is competent to take action under section 248 250 of MP Land Revenue Code? तो तहसीलदार रेवेन्यू is competent to take action under section 248 and 250 of MP Land Revenue Code। Question number 39, under Land Revenue Code what rights of village entered in वजीबुल अर्ज रिकॉर्ड? तो वजीबुल अर्ज रिकॉर्ड किसमें कौन करता है? तो ओनली द राइट ऑफ इरिगेशन, ओनली टू राइट टू वे, ओनली अदर ईजमेंट, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।
only the right of irrigation, right to way and other easements rights. Question number 40. Under section 113 of MP Land Revenue Code, clerical errors which have been made in the record of rights may at any time be corrected by the, किसके थ्रू करेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन 1 तहसीलदार, ऑप्शन 4 सब डिविजनल ऑफिसर, ऑप्शन 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ऑप्शन 4 कलेक्टर। तो सब डिविजनल ऑफिसर क्लरिकल एरर्स जो होगा उसको वो करेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ MPLR code, where a dispute arise between the state government and any person in respect of any right under subsection 1, such dispute shall be decided by the, कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन 1 सब डिविजनल ऑफिसर, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन 3 सिविल कोर्ट, ऑप्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन्स के राइट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको कौन डिसाइड करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकॉर्डिंग टू MP लैंड रेवेन्यू कोड, हु इज नॉट ए रेवेन्यू ऑफिसर? MP लैंड रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग कौन रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? ऑप्शन 1 नायब तहसीलदार, ऑप्शन 2 रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ऑप्शन 3 सेटलमेंट ऑफिसर, ऑप्शन 4 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड। तो नायब तहसीलदार भी है और सेटलमेंट ऑफिसर भी है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड है। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कि रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43। अंडर एविडेंस एक्ट 1872, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन? प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन नहीं आता है? ऑप्शन 1 कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज, ऑप्शन 2 कम्युनिकेशन मेड बाय विटनेस who is unable to communicate verbally, option 3 official communication and option 4 professional communication। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिकेशन मेड बाय ए विटनेस हु इज अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस एक्ट किस डेट को इन्फोर्सेबल है? ठीक है, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? 2013 के अमेंडमेंट हुआ है एविडेंस एक्ट में और 2018 में भी अमेंडमेंट हुआ है। तो किस डेट को इन्फोर्सेबल है? ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं कि तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872 से ये आपका इन्फोर्सेबल है। इसमें 11 चैप्टर हैं, 167 सेक्शंस हैं और इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था वो 3 फरवरी 2013 से ये लागू है और 2018 का जो अमेंडमेंट है वो 21 अप्रैल 2018 से। ठीक है, 3 फरवरी 2013 से आपका 13 वाला है और 21 अप्रैल 2018 से 18 वाला है। अब चलिए देखते हैं हम इंपॉर्टेंट इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें कौन कौन से किस सेक्शन के थ्रू ये लोग कवर किए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन 122 हमारा क्या डील करता है? कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, एंड ऑप्शन सेक्शन 124 क्या है? तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डील करता है। सेक्शन 126 क्या है? तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को बताया गया है। और सेक्शन 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, जो कि डील करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, जिसे हम लोग कहते हैं सोलस पॉपुली लेक्स सुप्रीमा। ठीक है, और ये जो करेक्ट आंसर इसमें से कम्युनिकेशन मेड बाय विटनेस हु इज अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, जो बोलने में सक्षम होता है, जो उसका एविडेंस होगा वो किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 119। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको एकदम फ्रेम करके रखना है। आप नोटबुक में अपने इस क्वेश्चन के अलावा आप स्पेस में आप लिखिए एविडेंस एक्ट में किस डेट को इन्फोर्सिबल है, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, पार्ट कितने इसमें हैं, अमेंडमेंट जो हुए हैं वो किस डेट से इन्फोर्सिबल हैं। ठीक है, किस किस सेक्शन में क्या क्या डिफाइन किया गया है, ये सारी चीज़ों अगर आप लिख लेंगे तो आपको एग्जाम के दौरान बस 2 घंटे 3 घंटे टाइम लगेगा, सारा आपका सारे सब्जेक्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे इज इंसाइंड? किस सेक्शन में रेस जेस्टे का प्रोविजन दिया गया है? ऑप्शन 1 सेक्शन 6, ऑप्शन
बी सेक्शन 7, ऑप्शन 4 सेक्शन 8, ऑप्शन 4 सेक्शन 9। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 6 में रूल ऑफ रेजिस्ट्री दिया गया है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है सामल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सामल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार रेजिस्ट्री केस है, ठीक है। और जो रेजिस्ट्री होता है वो सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेक्शन 7 क्या है? तो फैक्ट्स व्हिच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू है। सेक्शन 8 क्या है? तो मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सबसिक्वेंट कंडक्ट सेक्शन 8 में बताया गया है। सेक्शन 9 क्या है? तो फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो कि अपने आप में ही एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शन 9 का प्रोविजन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड, सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड भी बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अंडर एविडेंस एक्ट व्हाट इज नॉट ए प्राइमरी एविडेंस? प्राइमरी एविडेंस कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ये सब प्राइमरी एविडेंस में है। ये जो कॉपीज होते हैं ये प्राइमरी ना होकर के सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। और प्राइमरी एविडेंस किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो प्राइमरी एविडेंस कहलाते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस क्या है? तो सर्टिफाइड कॉपी होते हैं, कॉपीज बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। कॉपीज मेड फॉर और कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल, तो ऐसे डॉक्यूमेंट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 A agrees absolutely in writing to pay B rupees 1,000 on the 1st March 2010. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March cannot be proved. ठीक है। A sells B a horse and verbally warrants him sound. A gives B a paper in these words brought to A horse for rupees 500. B may prove the verbal warranty. कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 क्या कहता है कि ऑप्शन A इज इनकरेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट। ऑप्शन B कहता है कि B इज इनकरेक्ट, A इज करेक्ट। ऑप्शन 3 है बोथ करेक्ट एंड 4 क्या है? बोथ इनकरेक्ट। तो इसमें से जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस इज। एक्सपर्ट ओपिनियन का जो विटनेस एक्सपर्ट जो होते हैं उनके जो ओपिनियन होते हैं वो उनकी क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन 1 इज कंक्लूसिव प्रूफ, ऑप्शन B इज नॉट रेलेवेंट, ऑप्शन 3 इज नॉट एडमिसिबल एंड ऑप्शन 4 इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं, बस उसी आधार पे कोई आप जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट किस सेक्शन में है? तो सेक्शंस आपका 45 to 51 हमारा डील करता है एक्सपर्ट ओपिनियन से। सेक्शन 45 कहता है कि अगर फॉरेन लॉ है, साइंस है, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन पे एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट केस हम लोग इसमें देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर वर्सेस समीर गुप्ता। ये आपका 2018 में यूपी जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टूडेंट होता है क्या वो एक्सपर्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट ने कहा कि यस, अंडर सेक्शन 45 एक स्टूडेंट जो होता है वो एक्सपर्ट, उसकी ओपिनियन एक्सपर्ट माना जाएगा। एक केस है सेल्बी वर्सेस कर्नाटका 2010 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट का एविडेंस अत्यधिक विश्वसनीय नहीं है, अर्थात या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का भी उल्लंघन करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आप केस इसमें देखिएगा, सेल्बी वर्सेस कर्नाटका केस और यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर वर्सेस समीर गुप्ता केस। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, किस सेक्शन में प्रिजम्पशन दिया गया है? सेक्शन 85, सेक्शन 85A, ऑप्शन 3 85B, ऑप्शन 4 सेक्शन 85C। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर।
चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, बेसिकली जो इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू जो सेक्शंस आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग सारे अमेंडमेंट को बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेक्शन 85 ए डील करता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। ए है तो एग्रीमेंट याद रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। बी है तो इसको आपको एग्रीमेंट नहीं है तो सिग्नेचर होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, प्रिजम्पशन एज टू रिगार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ऑप्शन क्या है 85 सी, ये 3 सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। 85 सी क्या है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। सी में सर्टिफिकेट है, आपको याद हो गया होगा, जैसे आपको टेक्निकली ऐसे याद रखना ट्रिक बना करके। ए में इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट हो गया, बी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ए से एग्रीमेंट, सी से सर्टिफिकेट, बी आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो 85 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग इसमें इसको ऐड किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। ऑप्शन 1 only when it is reduced in writing, option B when it is made to police officer, option 3 only when it is made to a judicial magistrate, option 4 only when it is made to executive magistrate। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A dying declaration under section 32 of Indian Evidence Act is admissible in evidence when it is made to the police officer। चलिए अब सेक्शन 32 क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन करता है, ठीक है। इसमें कितने, कभी कभी पूछ लेता है कि सेक्शन 32 में कितने क्लॉज हैं, तो इसमें 8 क्लॉज डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से केस इसमें हैं, तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कंडक्ट का केस भी कहते हैं, ठीक है। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। एक पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग इम्परर का केस है, जो कि प्रिवी काउंसिल ने इसको 1939 में इसको डिसाइड किया था, ठीक है। लॉर्ड एटकिन ने इसमें कन्फेशन को डिफाइन किया था, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, पाक नारायण स्वामी केस। पाक नारायण स्वामी केस में कौन उस समय किसने इसमें कन्फेशन को डिफाइन किया था, तो लॉर्ड एटकिंस ने डिफाइन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। A is charged with the travelling on a railway without a ticket under the Indian Evidence Act. The burden of proving that he had a ticket is on। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम टिकट लेके जा रहे हैं तो कौन प्रूव करेगा, मैं इसको प्रूव करूंगा या फिर मतलब जो टीटी आएगा उसको प्रूव करना होगा। तो ऑप्शन 1 इज द प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन बी एक्यूज्ड, ऑप्शन 3 कंप्लेनेंट, ऑप्शन 4 प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो व्यक्ति ये प्रूव कहेगा कि नहीं साहब मैंने टिकट लिया था लेकिन पता नहीं कहाँ गिर गया, तो आप उसको प्रूव करिए कि टिकट आपने कब और कहाँ लिया था, ठीक है। तो चलिए अब सेक्शन आपका 101 है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे होता है, तो प्रोसिक्यूशन पर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। सेक्शन 102 क्या है, तो ये कहता है कि ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, यानी किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 102 में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक दूसरे पर शिफ्ट होता रहता है, लेकिन सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा कॉन्स्टेंटली रहता है, एकदम स्थिर, नेवर शिफ्ट, ये कभी शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए एक और सेक्शन इसमें देखते हैं, सेक्शन 105। तो सेक्शन 105 डील करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट दैट केस ऑफ अक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शन, यानी कि आप कोई एक्सेप्शंस के थ्रू आपने ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि आप चाइल्ड हैं, 7 साल के हैं, एक्सीडेंट आपसे हो गया, इंटॉक्सिकेशन में हो गया है, तो ये आपको प्रूव करने का दायित्व किसके ऊपर होता है, तो ये सेक्शन 105 इसको बताता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, ये जो कि ये इलस्ट्रेशन है, ये इसी सेक्शन का इलस्ट्रेशन है, ये सेक्शन 106 का, ठीक है। सेक्शन 108 एक है जो कि पीटी में पूछा जाता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट पर्सन इज अलाइव हु वाज नॉट टू बी हर्ट फॉर 7 ईयर्स, जो 7 साल से नहीं दिखा गया उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको डेड मान लिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बाकी के जो 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोग उस वीडियो को देखिए और कंप्लीट
पूरे 100 क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करके कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन लगभग इसमें से सही किए और आपको कैसा लगा, मतलब ये वीडियो, इसमें कंटेंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कितने रिलेवेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, चलिए थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।